हेलो शिवम सर, नमस्कार। नमस्कार सर। आज फिर आप हमारे महाविद्यालय कुल्लू के जियोलॉजी विभाग के एक बहुत बड़े विद्वान हैं। सही सब्जेक्ट का सही नाम लो सर आप। जियोलॉजी सर। हाँ, जियोलॉजी। जो कि ये जो वर्तमान में जो ये मतलब त्रासदी हमारे हिमाचल में, उत्तराखंड में, JNK में आई है, तो एक बार फिर से जो आपका विषय है जियोलॉजी, धरती भूगर्भ शास्त्र, इसकी इम्पोर्टेंस फिर बाहर आ रही है। चाहे फिर वो हमारे 4 लेन का निर्माण हो, डैमों की कंस्ट्रक्शन हो, या नदियों पर लोगों की इंक्रोचमेंट, या नदियों की त्राहिमाम हो, बादल फटना हो। तो हालांकि स्थिति कमोवेश हिमाचल की तो बहुत ख़राब है, क्योंकि जैसे आप ही बता रहे थे कि उत्तराखंड में तो बहुत हर कॉलेज में आपका विषय जियोलॉजी है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी है। वाडिया इंस्टीट्यूट बोला आपने, है ना? और बड़े बड़े जियोलॉजी है। हाँ, और गढ़वाल यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में बाकी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में जियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट विषय है। तो हमारे कितने काफ़ी जियोलॉजिस्ट भी हैं जो उत्तराखंड से काम कर रहे हैं, काफ़ी बड़े। और हमारे हिमाचल में कितने कॉलेज हैं जियोलॉजी के? हिमाचल में सर 7 कॉलेजेस में है। मतलब उसमें विषय से भी मैक्सिमम कॉलेजेस में स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल है ना? आसपास ही है। और क्योंकि यहाँ शायद हम सोचते हैं BSc करके, BEd करके हाँ जी। मास्टर बनने की प्रक्रिया ज़्यादा सोचते हैं। अभी भी सर यहाँ पे जियोलॉजी में एडमिशन के लिए बच्चों को ऐसे ही पोलराइज जैसे मोटिवेट किया जाता है कि आप BEd नहीं कर पाओगे। और तो मैं कहता हूँ कि ठीक है BEd, अब मान लो टूरिज्म के बच्चे हैं, वो BEd करने के लिए टूरिज्म नहीं करते हैं। BBA BCA जो जितने वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस, उसमें वो भी BEd करने के लिए तो नहीं करते हैं। कंप्यूटर साइंस मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है, और इसी तरह से जियोलॉजी भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, स्पेशली हिमालयस के रीजन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन सभी डिजास्टर्स को हम जियोलॉजिकल डिजास्टर्स भी बोलते हैं। पर सर वो बात तो ही आ गई ना, कोई शेर हमने कोई घास में चरने के थोड़ी रखने हैं कि BEd करेंगे। वो तो कुछ देश के निर्माण के लिए हेल्प करेंगे, नहीं तो ऐसे 4 लेन गिरते रहेंगे आपके। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स का मैं तो यही कहता हूँ स्टूडेंट्स को और सभी टीचर्स को जब काउंसलिंग होती है, क्योंकि जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती है बच्चों को पता नहीं होता कि कौन कौन से सब्जेक्ट के ऑप्शंस हैं हमारे पास। एटलीस्ट उनको ऑप्शंस देके अवेयर तो कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में ऐसा है, इस सब्जेक्ट में सर बच्चे नहीं, हमारी शिक्षा व्यवस्था को ही नहीं पता आपके सब्जेक्ट की क्या महत्व है। जो स्थिति आपकी लैब की, हालांकि आपने काफ़ी अच्छी बनाई है, छोटी जैसी लैब है, कमोवेश वही स्थिति जियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग पूरे हिमाचल में है ही नहीं। अब जो ये भगवान हमें तारे दिखा रहा है, चाहे 4 लेन के उड़ना हो, बरमौर में त्रासदी हो, या जो भी हो रहा है, आने वाले शायद हमारी आंखें खुलेगी, और हम इस विषय को अपनी ज़िंदगी से जोड़ के देखेंगे कि अगर इसका ज्ञान नहीं और आप कंस्ट्रक्शन करने चले हैं। अब सर मैं काफ़ी जगह पे जो लोकल न्यूज़ है और कुछ लोकल ऐसे कुछ पॉडकास्ट या ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसमें जियोलॉजी का काफ़ी नाम सुनने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे पहले कभी भी जियोलॉजी का नाम मैंने मतलब इतना कॉमनली एज अ स्लैंग वर्ड इतना कॉमनली यूज नहीं देखा, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे भी जब बच्चे आए तो बच्चों ने खुद जब पढ़ने लगे फर्स्ट ईयर के बाद उनको खुद लगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मुझे खुद रिस्पांस बच्चों का ऐसे आया कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी भी काफ़ी बच्चे अलग अलग जगह पे परस्यू कर रहे हैं। जो बता रहे थे आप, एक बच्चा आपका BHU में DU में भी कर रहा है। अच्छा, तो अलग अलग जगह पे सर कुछ बच्चे हैं तो जो इस सब्जेक्ट में बिल्कुल। पर शुभम भाई, वो तो चलो एक जॉब की, एक बच्चे की जॉब की बात हुई, पर बात है कि करोड़ों रुपए का 4 लेन बनता है। और उससे पहले हम उस सड़क की जियोलॉजिकली उसकी स्ट्रटा को स्टडी नहीं कर पाते। कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था 9 मील पर एक NHI का अधिकारी बोलता है कि यहाँ जो ही हमने 4 लेन बनाया है स्ट्रेच, इसमें रॉक ही नहीं है। तो क्या कंस्ट्रक्शन से पहले आपको पता था यहाँ रॉक है? सर आपको उस टाइम पहले इसको फैक्टर इन करना चाहिए था ना। जियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग होती है, पहले ही प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। पहले कुछ जियोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके एक करके सर्वे किया जाता है कि किस जगह पे जो रोड है वो फिजिबल है, सस्टेनेबल है। बट कहीं ना कहीं किया जाता है ना, किया जाता है। आप देखो, आपका भी यहाँ से संबंध है, हमारे कुल्लू में आप जुड़े हैं। और सर जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट लगती है बकायदा हर कंस्ट्रक्शन। नहीं, मुझे ये बताओ ना सर, देखो रिपोर्ट तो कई तरह की होती है ना। कई जियोलॉजिस्ट उस तरह की रिपोर्ट बनाते हैं जैसे सरकार चाहती है, बिल्कुल, या NHI चाहती है, लगता है कि या ठेकेदार चाहता है। कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन होता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन किसके हाथ में है वो देखना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन कौन करेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू या कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और शुभम भाई, सारे जियोलॉजिस्ट भी कहाँ करेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं? वही सर, पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हो, है ना जी। तो आप देखो, आपको मंडी कुल्लू आते हैं स्ट्रेच में, ये जो कटिंग हुई है, क्या ये जियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से लगती है? स्टेबल तो नहीं है और सस्टेनेबल भी नहीं है,
क्योंकि मेरे काफ़ी जो दोस्त थे जो अब मेरी फील्ड मतलब हाँ। ये जियोलॉजी की फील्ड में थे, मेरी तो चलो क्या, बट जियोलॉजी की फील्ड में वो पहले से ही बोलते थे कि ये जो कंट्रोल ब्लास्टिंग हो रही है, ये जो कटिंग हो रही है, ये स्टेबल नहीं होने देगी स्लोप को। क्या बात है। इसमें बहुत ऐसे तरीके हैं जो मतलब काफ़ी कंट्रीज अपना रही हैं, जो इको-फ्रेंडली है। एडवांस, जो इको फ्रेंडली हैं और सस्टेनेबल स्ट्रक्चर। शायद उतने पैसे नहीं पर उससे पैदा और है। ऐसा नहीं है कि जो वो लोग काम कर रहे हैं उनको पता नहीं है, उनको भी पता है पर वो निष्ठा नहीं है ना। लेकिन वो उतना विजन नहीं है, पहली बात। हाँ। दूसरा, जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं डेडलाइन बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, मुझे हाँ, जल्दी करो भाई। कि उसकी डेडलाइन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा इसमें काफ़ी रीजंस हैं सर, मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आउटसोर्स्ड हो चुके हैं। हाँ, आगे अकाउंटेबिलिटी सबलेटिंग किसी की नहीं है, सबलेटिंग बिल्कुल। सबलेटिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। और सबलेटिंग करके उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि Target आपको हो गया। डेडलाइन है, बस उसके अलावा और कुछ भी कहा, और कुछ भी आपको उनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि इसको कितना सस्टेनेबल बनाना है, कैसे बनाना है, कैसा नहीं, रोड की ड्यूरेबिलिटी की ड्यूरेबिलिटी क्या है। एक बार ओपन हो गया, टोल टैक्स स्टार्ट हो गया, बस उसके बाद फिर सब भूल जाते हैं। और सर फिर देखो जब ना, डिजास्टर आएगा। कायदे से जब कोई बंदे की कार दबती है ना 4 लेन हाँ में जी। या कहीं गिरती है, जी सर, तो पूरी कंपनी दोषी है ना, वो NHI दोषी है। बिल्कुल क्योंकि सर, बिल्कुल। उनका कहीं ना कहीं फॉल्ट है, बिल्कुल, गलत बिल्कुल सर। उन्होंने निरीक्षण नहीं किया, जी सर, ठेकेदार दोषी हैं। बिल्कुल सर। पर और सब बहुत गायब हो जाता है। इंटेलिजेंट लोग हैं सर उसमें भी, जियोलॉजिस्ट भी वो हायर करते हैं हर तरह के फील्ड। बट पता नहीं, मुझे भी मतलब उतना मतलब इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें एक तो जो आउटसोर्स किया है काम, इसका रीजन है। उसके अलावा साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है सर लोगों का। नहीं शुभम भाई, इसको ऐसे Scientifically ऐसे ही नहीं देखें ना सोचते आप, लोग। जैसे जैसे माधव गाडगिल रिपोर्ट आई आपके वेस्टर्न घाट के लिए, चलो हम पूरे भारत के हिल्स की बात करें जी ना। सर। अब उस तक कल को हमारे हिमालय के लिए कोई बात आए, हाँ जी, हाँ जी। तो कभी कभी कोई ऐसी रिपोर्ट आई है कमेटी की जो कि गवर्नमेंट या वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनाती है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको साइडलाइन कर देते हैं ना फिर। बिल्कुल, ऐसे तो फिर नई 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 रिपोर्ट आती क्योंकि है। जो एक बार जो विजन, मतलब एक बार जो सोच लिया, वो होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट कब करना है बस। और कैसे करना है उसको, मतलब शायद ऐसे कि कुछ इलेक्शन आने हैं, उससे पहले पहले हाँ। इसको हमने उद्घाटन करना है। सर इसमें किकबैक भी तो है। हाँ जी, हाँ जी अगर एक 4 लेन कुल्लू से मनाली बना, मतलब सर। चंडीगढ़ से बना, जी सर, आप कितने कितने टर्नओवर में बनाओ, करोड़ों में बनाए, बहुत ज़्यादा सर, बहुत तो ज़्यादा, इसमें कमीशन नहीं होगी। बहुत ज़्यादा सर। इसमें तो मतलब बेसिकली जैसे सर ये पूरा का पूरा प्रोसीजर ही ऐसा है कि जिस तरह से आपको जो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा ना, जो कंपनी हाँ। प्रोजेक्ट ले सकती है, ले सकती है। वो छोटी मोटी कंपनी कोई भी नहीं ले सकती। नहीं ले सकती। और साइंटिफिकली अगर चलेंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, और हो सकता है बहुत ज़्यादा नई कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। तो ऑलरेडी जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, हाँ। ठीक है, जो बहुत ज्यादा जिनकी डीपर पॉकेट्स हैं, उनको ये प्रोजेक्ट मिल सकता है। पर वो भी तो और शुभम वो भाई भी खुद नहीं आगे कर रहे जाके हैं सबलेटिंग कर रहे हैं हाँ, ना। वही मैं कह रहा हूँ, वो भी खुद नहीं कर रहे हैं, वो सबलेटिंग कर रहे हैं। फिर छोटे मोटे कोई अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग ठेकेदारों को वो काम दे रहे हैं, और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो बना के चले जाएंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और उसमें सबसे ज्यादा रिस्क है सर, एक तो जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो लोग कॉन्टिन्यूसली एसेंशियल आइटम्स स्पेशली, ऊपर से सर जो एक्चुअल में फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कटिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा उनके भी जाने रिस्की अफेयर है। ज्यादातर सर वही लोग, उन्हीं कंपनी ने कुछ मतलब बेचारे वो जो डेली वेजेस पे हायर किए होते हैं लोग, वही मशीनरी को ऑपरेट कर रहे होते हैं, और वही रोड को भी वही चेकिंग करते हैं। इशू भाई देखो ना, इसमें देखो ना कि अब ये रोड टूट गया, हाँ जी, फिर करोड़ों रुपए लगेगा इसको ठीक करने में, तो इसके बजाय अगर हमने पहले ही इसको जियोलॉजिकली सेंसिटिव तरीके से बनाया होता, हाँ जी, हाँ जी सर, तो शायद हमारा डैमेज कम होता। सर अब्रॉड में काफी कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जोन्स हैं। जैसे अब जापान की तो एक प्राइम एग्जांपल है ही। हाँ, वो तो उसके अलावा और बहुत ज्यादा एरियाज हैं जो सेंसिटिव हैं, हिमालय जितने ही सेंसिटिव हैं, लेकिन वहाँ पे सर बहुत सस्टेनेबली स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। सर मुझे कल जब PM वहाँ जापान गए, मुझे ख्याल आया क्यों ना हमारे हिमाचल और जो पहाड़ी स्टेट्स हैं, जी सर, ये जापान के साथ क्यों नहीं मतलब एक वो करते MOU। Collaboration, हाँ, जी। विशेषकर जो ये भूकंप संबंधी जो हाँ जी। ये हमारे स्ट्रक्चर बन रहे हाँ जी, हैं, सर। क्या पता हमारी जानें बचे, हाँ जी। या इसके लिए एक झटका चाहिए हमें 8-9 सर एटलीस्ट अगर चलो जापान की कंपनी को नहीं भी देना है, हाँ। तो एटलीस्ट हम ट्रेनिंग तो ले सकते हैं, स्किलिंग करा सकते हैं स्किलिंग इसके करा साथ, सकते हैं। हमारे लोगों को स्किल करो। बिल्कुल सर, चाहे वो एजुकेशन को हो, चाहे वो साइंटिस्ट को हो, चाहे जियोलॉजिस्ट को हो, तो उतना सर क्योंकि इसी एजुकेशन सिस्टम से वो लोग पढ़े हैं और ऑफिसर्स बन गए हैं, हाँ। और जियोलॉजिस्ट बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो यूज टू हो चुके हैं इस सिस्टम में ना। सिस्टम। और देखो सर, जापान का ही हमारे ऊपर JICA प्रोजेक्ट चला है इधर, मिड हिमालयन, तो उसी के साथ आप भूकंप रोधी बिल्डिंग और इसके लिए करो यार, कि आज एक झटका खाने के बाद करें। बहुत चीजें हैं सर इसमें, जैसे मैक्सिमम जो मॉनसून है, हाँ। जो मैक्सिमम रेनफॉल है, वो
कंसंट्रेटेड होता है सर जून जुलाई से लेके सितंबर। बिल्कुल बिल्कुल। इन 3-4 महीने में जो साल का 80% है एनुअल प्रेसिपिटेशन, 80% का पार्ट इसी टाइम पे होता है। तो क्या ऐसा हम कुछ कर सकते हैं कि इस 3 महीने में कुछ ऐसा हम प्लान बना पाएं जिससे हम कुछ चीज़ें जैसे कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स प्लान पहले से ही कर पाएं? ठीक है, अगर इसको स्टेबल करने के लिए हमने टाइम भी देना तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा रास्ता निकालना, ऑल्टरनेटिव प्लान बनाना पड़ेगा ताकि कहीं कोई रिस्क ना हो। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे। देखो अब आप मतलब ये बात आपने छेड़ी ना, तो मैं वो ये पॉडकास्ट को उत्तराखंड के मतलब से मैं नाम भूल गया, मैं बुरी बात है, पर वो ही बता रहे थे कि भाई पहले जो ये बादल की कंडेंसेशन होती थी जी सर, वो लो एलिवेशन पे होती थी। विशेषकर मैं खुद बता रहा हूँ, कुल्लू में कभी इतनी बारिश नहीं होती थी। अब क्या हो गया, बोला ये जो क्लाइमेट चेंज होने से इन हाइट एलिवेशन पे भी बहुत ज़्यादा मतलब धर्मशाला टाइप बारिश हो रही है, और इवन अब लाहौल तक पहुँच। तो ये क्या सच है कि झूठ है? क्या लग रहा है आपको कि बादलों की कैपेसिटी बढ़ गई है अपर हाइट पे बारिश? ऐसा हो सकता है सर, हालांकि मेरे डायरेक्टली मैंने इस चीज़ को अभी मतलब अब इस पे गए नहीं आप, पर उनका एक ये था। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि धौलाधार रेंजेस हैं जिनकी थोड़ी हाइट कम है, वहाँ पे पहले बादल वहाँ पे रीच करते थे तो वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता था। अब पीर पंजाल या उससे भी ज़्यादा हाइट में अगर ये जाएंगे तो फिर तो, क्योंकि सर अब बेसिकली इससे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये है, चलो ये बात तो ठीक है उनकी, हो सकता है ये ठीक हो, काफ़ी हद तक ठीक है बात, क्योंकि सर जहाँ पे कंटिन्यूसली काफी सालों से बारिश हो रही है ना, अब इन रेंजेस में भी या लाहौल वाले रीजन में जो कि कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे कंटिन्यूस रेनफॉल हो रही है आजकल। तो वो एरियाज डिजाइन नहीं है उस तरह उसको झेलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो पाएंगे। अगर ऐसी कंटिन्यूस रेनफॉल्स होंगी, एक टाइम ऐसा आएगा, लेकिन उसको काफी टाइम लगेगा, उसके लोगों को कॉस्ट लगेगा कि वहाँ पे उसका हमें कितना उसके रिपरकशंस कितने हैं, क्योंकि उतना ही ज्यादा लेह लद्दाख में या लाहौल में टूरिस्ट टूरिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा जा रहे हैं वहाँ पे, टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है वहाँ पे। तो क्योंकि 4 लेन या बहुत अच्छे रोड्स होने के कारण लोग सोचते हैं कि जितना टाइम लग रहा है उतने में हम आगे पहुंच जाएंगे, लाहौर पहुंच जाएंगे, स्पीति पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ का जो टेक्टोनिक सेटिंग है या फिर वहाँ की जो ज्योग्राफिकल सेटिंग है, कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक बोला आपने, क्योंकि वहाँ पे ड्राई सेडिमेंट्स बहुत बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे सर डायरेक्टली जो सन की रेज हिट करती हैं उसकी वजह से, हीटिंग और कूलिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन रॉक्स में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वेदरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। रॉक्स के फ्रैगमेंट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो एक टाइम तक तो रॉक्स में जब सिंपली अगर हम देखेंगे, जैसे हम अपने गमले में जो पौधा होता है उसमें पानी डालेंगे, एक टाइम तक तो उसकी कैपेसिटी होगी वाटर को होल्ड करने की। उससे ज़्यादा अगर वाटर डालेंगे तो वो फ्लो करना शुरू होगा। तो एक टाइम तक वो वाटर को होल्ड करेंगे, वो जो वेदर्ड फ्रैगमेंट्स हैं उससे ज़्यादा जब उनके अंदर पानी जाएगा तो एक साथ वो मलबा जो निकल के आ रहा है, तो ये बेसिक जैसा आइडिया है, जैसे ग्लेशियल आउटबर्स्ट, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, तो बेसिकली लेक्स में भी वो वेदर फ्रैगमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जितने भी माउंटेन पीक से वो वेदरिंग हो रही है, कंटीन्यूअस वेदरिंग हो रही है, और अभी से नहीं हो रही, कई 100 सालों से हो रही है, लेकिन वहां पे उतनी ही रेनफॉल होती थी जो वो सेडिमेंट्स या फ्रैगमेंट्स उसको सस्टेन कर पाते, होल्ड कर पाए। अच्छा, अब रेनफॉल एक लिमिट से जैसे ही ज्यादा होगी, उसका सैचुरेशन पॉइंट जैसे ही आएगा, वाटर सैचुरेटेड जैसे ही वो रॉक्स होंगे तो वो लेक्स पानी से भरेंगे, बेसिकली मलबे से भर रहे हैं, ठीक है। तो वो जैसे ही वो ओवरफ्लो करेंगे तो वो पूरा का पूरा मलबा नालों के थ्रू, नदियों के थ्रू नीचे आएगा। क्या बात। तो इसको मिटिगेट करने के काफी तरीके हैं सर, वो हमें सस्टेनेबली देखना पड़ेगा कि हम जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं उसकी वजह से लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, कहाँ पे नाले हैं, नालों के आसपास कंस्ट्रक्शन, मेजर कंस्ट्रक्शंस कहाँ पे हैं, और किस तरह से हम लोगों को, ऐसे बहुत तरीके हैं सर कि लोगों को हम पहले ही जो वार्न कर सकते हैं, जो मॉनसून्स में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर सकते हैं फॉर वार्निंग सिस्टम हम, ताकि पहले लोग अवेयर हो। हाँ जी। अच्छा सर, और कुछ अल्टरनेटिव रूट्स बना सकते हैं, कुछ अल्टरनेटिव कि उधर से निकलो आप प्लेसेस बना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमने इतनी ही स्पीडी कंस्ट्रक्शन करनी है तो कुछ ना कुछ हमें अल्टरनेटिव पाथ ढूंढना पड़ेगा। अगर हम कंस्ट्रक्शन को थोड़ा स्लो डाउन कर पाए, जैसे जो पुराना हमारा मंडी और कुल्लू का रोड था वो ज्यादातर सर हाथ से ही तोड़ के हथौड़े से बना था, तो उसको 10, 15, 20 साल लगे। अब वो चीज करना भी पॉसिबल नहीं है सर, हमें कंस्ट्रक्शन तो स्पीडी करनी ही पड़ेगी, लेकिन हिमालय उस कंस्ट्रक्शन को कितना बियर कर पाए वो एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। उसके हम क्या अल्टरनेटिव पाथ्स ढूंढ रहे हैं, या उसी जगह पे हम बेस्ट पॉसिबल वे में कितनी, क्योंकि इतनी एडवांस रिसर्च हो चुकी है, लेकिन अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है सर ये बहुत इनसेसेंट कंस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा। ये सिर्फ ये देखा जा रहा है कि रोड कटिंग करके स्लोप का एंगल
नहीं देखा जा रहा। स्लोप को किस तरह से स्टेप्स में या फिर किस तरह से उसकी जो रिटेनिंग वॉल है वो कितनी बढ़ेगी, कितनी थिकनेस की वो, और कहाँ पे ब्रिज बनाना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे फिजिबल है, वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। एक बेसिकली एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होने की ज़रूरत है सर किसी भी। अच्छा, तब हम कर पाएंगे। अच्छा सर, एक प्रश्न और, देखो आप इस वैली में काफ़ी अब समय से हैं, जो यहाँ से मनाली से हमारी नदी आती है और फिर नीचे तक जाती है, आप देखते हैं हर साल यहाँ तबाही करती है नदी, सड़क की भी करती है, घरों की भी करती है, डंगों की भी करती है। ये क्या कारण लग रहा है आपको, क्यों ये नदी इतना प्रचंड रूप धारण कर रही है? मल्टीपल रीजंस हैं इसके सर। अच्छा, जैसे अब आजकल जैसे एक बात सुनने को मिल रही है कि माइनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं माइनिंग तो होती है बिल्कुल, उसका भी बहुत बड़ा रीजन है सर, क्योंकि जो ग्रेवल्स या जो पेबल्स गट्टे गुट्टे जो चाहिए हमें उन रिवर के बेड में ही, अच्छा, और वहां से हम निकाल रहे हैं तो रिवर एनक्रोच और ज्यादा करेगी। वो कैसे? हम तो बीच से निकाल रहे हैं ना पानी, या साइड से भी निकाल रहे हैं? साइड से भी निकाल रहे हैं, बेड से भी निकाल रहे हैं, रिवर के जो बेड है वहां से भी निकाल रहे हैं, अच्छा, बैंक से भी हम निकाल रहे हैं, तो रिवर एनक्रोच करेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी, डायरेक्शन अपने आप वो ऑटोमेटिकली चेंज करेगी सर। अच्छा, इसके और बहुत ज्यादा कारण है सर, कहीं ना कहीं मतलब जितने भी बातें हो रही हैं कहीं ना कहीं आदमी इन्वॉल्व है, एंथ्रोपोजेनिक रीजन तो बहुत ज्यादा है ना। और सर ये जो देखो, जो रिवर के साथ जो ये टापू बनते हैं ना साइड में खुले खुले फैलने के लिए, ये भी तो हमने बंद नहीं कर दी सारी जगह? टापू बहुत ज्यादा जो लेवीज, हाँ, जो ये कोई कॉलेज के साथ जो लंका बेकर बना है, ये भी एक जमाने में एक्स्ट्रा फ्लो यहाँ आता होगा ना, झीलें बनती होगी, फ्लड प्लेन बोलते हैं। हाँ, फ्लड प्लेन है। हाँ, फ्लड प्लेन में कंस्ट्रक्शन करनी वैसे भी इलीगल है। हाँ, और बट हो गई बात वही है सर कि मतलब जहाँ पे परमिशन मिल जाती है, हो जाता लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, अभी 5 7 10 साल से नहीं यहाँ पे आया कुछ, तो कभी फ्यूचर में भी नहीं आएगा। तो जितने भी नाले हैं सर, हम ढालपुर के आसपास भी देखेंगे बहुत ज्यादा नाले हैं जो जहाँ पे अभी कभी काफी टाइम से 10-15 साल से कुछ नहीं हुआ, अभी वहाँ पे कोई भी पानी नहीं, कोई वो नहीं था, अभी वहाँ पे वाटरफॉल बनने आना शुरू हो गया। तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4-5 साल में अगर कोई ऐसी बरसातें चलती हैं तो वहाँ पे भी धराली की तरह एक बड़े डिजास्टर आने की पॉसिबिलिटी काफी हाई है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन हम वही कंटिन्यूसली उसको इग्नोर करते रहते हैं और रिवर बेड को इनक्रोच कर रहे हैं, रिवर बेड को हम। और ये डंगे कहाँ तक स्टेबल है, कितना बचा लेंगे हमें? अच्छे से डंगे लगा ले, रिवर को चैनलाइज कर लें, इसको एक मतलब नाली बना ले, तो क्या है सर? डंगे तो पूरे के पूरे सर आप देख ही सकते हो, पूरे इस मानसून में किस तरह से डंगों की हालत क्या हो गई है। डंगे का काफ़ी जगह पे डंगे तो गायब ही हो गए हैं, है ना। बट कहीं ना कहीं सर डंगों का भी बनाना मतलब ठीक है, पर नदी में बना लेंगे फॉर एग्जांपल अभी इस बार मुझे ऐसा लगता है, हाँ, मैं भी बरसात में घूम के देख रहा था, देखा अखाड़ा बाजार में सर, कहीं ना कहीं पूरा अखाड़ा बाजार बच गया, वहाँ पे जो डंगा लगा उसकी वजह से बचा। लेकिन सर वो डंगा भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। वो डंगा अगर उस डंगे में सर में मतलब कोई भी आरसीसी लगा दिए, लेमैन जाके भी देखेगा ना, आरसीसी लगा दी, अगर एक बड़ा बोल्डर एक भी जगह से उसको हिट करता है, अगर उसमें एक भी क्रैक आता तो पूरा का पूरा डंगा वो निकल सकता था। अच्छा। अगर एक बार वो डंगा निकलेगा तो पूरा अखाड़ा बाजार एक रिस्क पे है इसके। पर ये अखाड़ा बाजार ना सर नदी के किनारे पहुंचा कैसे, क्या लगता है आपको, ये कैसे पहुंच गए नदी के किनारे? सर इसमें वही इंसिडेंट, एक तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुई इसमें, और नदी में घुसते गए, और नदी से जो है माइनिंग बहुत ज़्यादा हुई, और इसके जो बेसिकली जो आउटर जो कटिंग वाला एज है वहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की गई। उसके अलावा फ्लड प्लेन सर काफ़ी हाइट तक है, हाँ थे, काफ़ी हाइट तक थे फ्लड प्लेन, और वहाँ पे जितने भी आप देखोगे जो सॉफ्ट सेडिमेंट्स हैं जिसके बीच में बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, स्पेशली जैसे ये जो रघुनाथ मंदिर वाला रीजन है, हाँ, ये सारा का सारा सर फ्लड प्लेन है। अच्छा, ये पहले वही था, ये रिवर ने ही डिपॉजिट किया, इसके सेडिमेंट से ये आइडिया लग जाता है कि रिवर ने डिपॉजिट किया। जो हार्ड रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जॉइंटेड, बहुत ज़्यादा फॉल्टेड रॉक्स नहीं होने चाहिए, वहाँ पे भी कुछ लोकेशन हमें वो सर पहले से स्पेसिफाई की जा सकती है कि ये लोकेशंस हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना। क्या आपको लगता है कुल्लू जिला की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, किसी भी जिला की, उन्होंने कोई ऐसा मैप बनाया होगा कि किस जगह कैसी कंस्ट्रक्शन? सर मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ प्रिवेंटेबल मेजर लेते हैं, मतलब कोई भी एजेंसीज हैं वो सर प्रिवेंटिव मेजर्स कम लेती हैं, वो बाद में सोच लेते हैं कि अब डिजास्टर वाले आ गए, अब लोगों को बचाना है, घर बह गया है उसको निकालो। उससे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रिवेंटिव मेजर, इनका मेन पर्पस होता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, लिए जाए, कि पहले ही रोकना उस चीज़ में। और मीडिया का काम होता है उन इश्यूज़ को उजागर करना, पहले ही उजागर करना कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ओवरऑल एक सर एक एनवायरनमेंट बनता है, एक कल्चर बनता है, जैसे काफ़ी कंट्रीज़ में ऐसा ही कल्चर है, कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उससे पहले ही सभी जो एनवायरमेंटल एजेंसीज हैं, जियोलॉजिकल एजेंसीज हैं, स्पेशली जो हमारा, फिर से मैं आऊँगा कि वो जो एजुकेशन सिस्टम है, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ से जो करेक्टर बिल्डिंग होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। हम किस तरह से कौन सी वैल्यूज़ इनहेरिट मतलब
बच्चों के बीच में हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। सर मेरे को किस तरह से जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हमने करने की इंजीनियर रखे हैं ना, मुझे लगता है कि हमें हर पंचायत में या हर ब्लॉक में एक जूलॉजिस्ट होना चाहिए हमारे पास, बिल्कुल सर। जो उस इलाके की ट्रेन को देखे बिल्कुल और सर। घर की रिपोर्ट देखे, मैं भी सॉइल यही ठीक मानता है हूँ कि सर, नहीं है, एक क्या है। geologist सभी एजेंसी से हाँ। इम्पोर्टेंट, स्पेशली हिमालयाज में। हाँ बिल्कुल। जैसे पंचायत से लेके जो पार्लियामेंट्री जो लेवल तक हाँ, और ये प्लानिंग नेता, बॉडीज है, नेते होते हैं, मतलब हाँ। पॉलिटिशियंस होते हैं, हाँ। वैसे ही पंचायत से लेके एक बड़े लेवल तक एक जियोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हाँ। छोटे छोटे लेवल पे जब होंगी, वो अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स बनाएंगे। हाँ, local मतलब आपका मतलब areas को जियोलॉजिस्ट की एक ग्रुप हो, स्टडी ग्रुप, इंटेलेक्चुअल स्टडी ग्रुप ग्रुप हो, होनी चाहिए, और हाँ। उनकी अच्छी ट्रेनिंग, हाँ, reports होनी आएं, चाहिए। हाँ, time to अच्छी time। ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाँ। होनी चाहिए, उनकी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी आंसरेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे ये डिजास्टर आया तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स थे, तो और आपने क्या क्या चीज़ें प्रेडिक्ट करने की तो कोशिश शुभम भाई, कहीं ना कहीं जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमने पास किया और अब जब इसकी बॉडी को हम स्टडी करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हैवी संस्था है। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो ठेकेदारी डीसी साहब और उनके हल्के को दे के रखी है। सर। तो जो मतलब डिजास्टर ये मैनेजमेंट के जो एक्चुअल में जो डिजास्टर के बारे में अच्छे से जानते हैं सर, हमारे कुल्लू में भी डिजास्टर मैनेजमेंट के जो कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हैं। नॉलेज रखते हैं, बट सर वो डिसीजन नहीं में लेते होते हो। हैं। DDMA में भी हैं सर कुछ। अच्छा, कुछ हैं। हाँ जी, अच्छी। वो क्या करते, प्रोफेशन क्या है उनका? वो सर अब ज़्यादातर तो सर अधिकारी लेवल पे हैं, मतलब और उसमें से सर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, मुझे नहीं लगता है कि वो सस्टेनेबली डिसीजन लेते हैं, ले नहीं सकते, और ले नहीं सकते वो सर। पॉलिटिकल प्रेशर पड़ जाएगा, पॉलिटिकल समाज का प्रेशर होता है उनको सर, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी, उनकी आंसरेबिलिटी होती है डिजास्टर आने के बाद। हाँ, पहले नहीं पूछता कुछ। डिजास्टर आने से पहले भी उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो हिमालयाज़ में हमें क्लाइमेट में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है सर, स्पेशली जियोलॉजिकल डिजास्टर। हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे जीबी पंत इंस्टीट्यूट है, हाँ। या फिर और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन सर मुझे लगता नहीं है कि कुछ जी कोई भी इंस्टीट्यूट ने कभी रीच आउट किया यहाँ पर आपको कि भाई? नहीं सर, यहाँ पे कोई अच्छा। मेरी तो कोई बात चलो नहीं। वहाँ But भी रिसर्च कर रहे कुछ हैं। इम्पैक्टफुल काम कोई कर रहा है, मुझे तो लगता नहीं सर, मैं भी कोई ऐसा कोई नहीं कर रहा, impactful बोला ऐसा काम कुछ कर रहा नहीं। हूँ। हाँ। ठीक है, तो IITs में कुछ लोग काम कर रहे हैं सर, कर लेकिन वो पता मतलब कुछ काम होता है जो धरातल पे जो दिख समाज जाती है, में फैले, जो हाँ। दिख जाती है, जो सही चीज़ से। जो एक्चुअल में लोगों के बीच पेपर में छापा, aware- उसमें प्रेजेंटेशन ली, हाँ जी, कोई हाँ जी, बुक हाँ। छाप ली, बड़ी वो बात। काम एक काम हो रहा है कि मेरी अपनी प्रमोशन के लिए, यस यस, एक काम हो रहा है कि जो एक्चुअल में इम्पैक्टफुल है समाज में, जिससे समाज में एक कुछ जागृति मेजर है। चेंज आया। वाह। मान लो अगर IIT मंडी में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, हाँ तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि मंडी में हर एक एरिया हिट हुआ है इस बार। हाँ, बिल्कुल अगर बिल्कुल। IIT मंडी है तो IIT मंडी का दिखना चाहिए कि वो मंडी में कितना इम्पैक्ट आया है। हाँ, चाहे सरकार ना मंडी माने की पर उनकी रिपोर्ट कम से कम सामने उनकी होती है। रिपोर्ट्स, और उनको ग्राउंड पे आना चाहिए कि भाई हमारे पास इतना इक्विपमेंट्स है, इतनी इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो हम मिलजुल के कुछ करें, या फिर कुछ कोई भी ऐसी चीज़ें, मतलब काफ़ी कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं मतलब हाँ, किसी की वो नहीं, टू ब्लेम, मतलब मैं किसी को भी ब्लेम करने वाला नहीं होता हूँ हाँ। सर, क्योंकि मेरी अपनी अकाउंटेबिलिटी, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, सही बात। अच्छा, लास्ट में एक बात ये सर, जो ये घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं, चाहे ये बाढ़ हो या इस तरह की जो हाँ जी। समस्याएं आ रही है, क्या कहीं ना कहीं ये एक गॉड का वे नहीं, हमें नींद से थोड़ा सा मतलब हाँ जी। जगाने का? मुझे लगता है इंडायरेक्टली ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो रहा है, मतलब जो भी, चलो हाँ लोग जी जो सर। गए वो तो दुख की बात मैं है। ये समझता हूँ सर, ये नींद जो से- नेचर है ना, हम कहते हैं कि नेचर में तबाही आ गई, डिजास्टर हो गया। हाँ। मुझे ऐसा लगता है नेचर हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की कोशिश करती है। अच्छा, बैलेंस। हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। बैलेंस को जो ख़राब करते हैं, बैलेंस को जो ख़त्म करते हैं, वो हम ह्यूमंस ही हैं। अच्छा और मैंने सर अभी कल एक युवानो हरारी की एक बात पढ़ी अच्छा, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से हज़ारों साल पहले जब होमो सेपियंस आए अर्थ के ऊपर, तो सिर्फ एक होमो सेपियंस हैं जो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा डिजास्टर का कारण बने हैं। ओहो, होमो सेपियंस जब पूरा ब्रेन डेवलप नहीं भी हुआ था उनका, इंसानों का जब पूरी तरह से ब्रेन डेवलप नहीं भी हुआ था, हाँ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी शुरू हुई थी, उस टाइम पे मतलब एक सा ट्रेंड देखा गया है, जो हिस्ट्री में एक ट्रेंड देखा गया है, जब ह्यूमंस आए अर्थ के ऊपर और जब बाकी सभी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होना शुरू हुई, वो ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमन है। वाह। हज़ारों स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई ह्यूमंस के, होमो सेपियंस के आने से ही। अच्छा। होमो सेपियंस एक ऐसे ह्यूमंस हैं जो सबसे स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल माने जाते हैं, जिनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा है बाकी सबसे। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई उसके बाद तो हम नंबर्स में तो, आंकड़ों में तो आइडिया लगा ही नहीं सकते। तो हम ह्यूमंस ऐसा नहीं है कि बहुत स्मार्ट हैं, हम सबसे ज़्यादा डिजास्टरस स्पीशीज़ हैं मुझे लगता है इस अर्थ के ऊपर।
तो हमें इस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को रीथिंक करने की ज़रूरत है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। मतलब आपका मतलब हमें अपने को रीडिफाइन करना पड़ेगा नेचर के साथ जोड़ के, सिर्फ अपने इमीडिएट इंटरेस्ट में मत देखो। बिल्कुल सर, मतलब अभी तो सर कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पे है। ठीक है। जब ये सब चीज़ें नहीं भी थी ना, तब भी एक ह्यूमंस होमोसेपियंस के स्टार्टिंग से ही लेके एक ह्यूमंस ही ऐसी प्रजाति थी जो बाकी सभी प्रजातियों को विलुप्त होने की का कारण बनी। तो आज के टाइम पे तो सर ये बहुत ही बड़े लेवल पे, कहीं ऐसा ना हो कि ह्यूमंस के बड़े बड़े डिसीजंस के कारण ही ह्यूमंस ही एक्सटिंक्ट हो जाएं। अच्छा, वो बहुत बड़ा कारण है, ह्यूमंस अपने आप के एक्सटिंक्शन का कारण भी बन सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। सर ये बहुत बहुत देखिए आपने इतने कम समय में हमें इतनी एक नई लाइट दी। हम आशा करेंगे हमारे बच्चे भी सुनेंगे, दर्शक भी सुनेंगे, और आपका विषय जो है जियोलॉजी, उसको चाहे आपके स्टूडेंट हो ना हो, ऐसे भी उसको अध्ययन करें ताकि थोड़ी सी हमारी सोच चेंज हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।